भारत की विदेश नीति कैसी है? ये सवाल अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे कि भारत गुटनिरपेक्ष राह पर है या बहुपक्षीय संगठनों में अपनी भूमिका तलाश रहा है या फिर स्वतंत्र विदेश नीति के साथ अपने हितों को आगे बढ़ा रहा है? सवाल पेचीदा है ना? जवाब उससे भी ज्यादा पेचीदा है। लेकिन सच में ऐसा है क्या? शायद नहीं। देखा जाए तो भारत की विदेश नीति का सार भारत द्वारा आयोजित 18वें G20 सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम में छुपा है। भारत ये मानता है कि समस्त विश्व ही उसका परिवार है और परिवार में छिटपुट लड़ाइयां भले ही हो जाएं, पर इससे पारिवारिक संतुलन नहीं बिगड़ता। भारत की विदेश नीति को भी हमें संतुलन के इसी आईने में समझना होगा। जैसे भारत एक तरफ रूस के साथ मंच साझा करता है तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ। कभी वो चीन के विपक्षी गुट का हिस्सा बन जाता है तो कभी उसका सबसे बड़ा साझेदार। और भारत के संतुलित रवैये को हम उसके द्वारा आयोजित विभिन्न सैन्य अभ्यासों में भी देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ऐसा कैसे कर रहा है और इसके क्या मायने हैं। तो आज की चर्चा में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। वर्ष 1947 में भारत जिस वर्ष आजाद हुआ उस दौरान दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक गुट का अगुवा था संयुक्त राज्य अमेरिका, जबकि दूसरे गुट का सोवियत संघ। इन दो ध्रुवों की आपसी लड़ाई के बीच भारत ने किसी भी गुट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और किसी एक गुट से संबंध जोड़कर दूसरे से संबंध तोड़े नहीं, बल्कि दोनों ही गुटों से भारत ने तभी से संतुलन कायम कर रखा है। और आज भारत के सभी प्रमुख शक्तियों के साथ अच्छे संबंध हो, ये भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है। जैसे कि राजनीतिक स्तर पर भारत हाल के वर्षों में क्वाड के साथ साथ ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और कई अन्य साझेदारों के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। इसे सैन्य और सुरक्षा क्षेत्रों में विस्तारित करते हुए भारत विरोधी खेमों में बैठ रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों के साथ एक साथ सैन्य अभ्यास में संलग्न होकर अपने रणनीतिक हितों को संतुलित करने की कोशिश भी कर रहा है। जैसे हाल ही में भारत अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अलास्का में आयोजित कर रहा है। तो लगभग उसी दौरान भारत रूस में भी एक सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ, जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें भारत के आसियान साझेदार भी शामिल हैं। और इतना ही नहीं, एक तरफ भारत चीन के साथ सीमा संघर्ष में उलझा हुआ है तो दूसरी तरफ भारत चीन के साथ सैन्य अभ्यासों में शामिल होने से भी पीछे नहीं हटता। आतंकवाद जैसे मुद्दों पर दोनों राष्ट्रों का संयुक्त सैन्य अभ्यास करना कई बड़े सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि भारत जब जब आतंकवाद जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करता है तब चीन ही उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा पेश ऐसे कई प्रस्तावों को चीन अपने वीटो मत का इस्तेमाल कर रोक चुका है। वहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मद्देनजर भारत कई बहुपक्षीय संगठनों का भी हिस्सा बना है, जैसे कि क्वाड के मालाबार एक्सरसाइज को चीन अपने विरुद्ध खतरा भी मानता है और विश्लेषकों का भी कहना है कि भारत इसके द्वारा चीन को ही सिग्नल देने की कोशिश करता है। हाल ही में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस, जिसकी भारत अमेरिका के साथ पहली बार मेजबानी कर रहा था, पर प्रेस को संबोधित करते हुए कुछ ऐसे ही सिग्नल देने की कोशिश की भी गई। वैसे ही G20 के सम्मेलन के कुछ समय पहले ही भारत ने चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर एक प्रमुख सैन्य अभ्यास त्रिशूल किया, जिसमें राफेल, S-400, MRSAM और स्पाइडर जैसी वायु रक्षा प्रणालियां भी शामिल हुई थी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इतने सब के बावजूद चीन के साथ भारत अपने सैन्य संबंध खराब नहीं करता। वहीं आसियान देशों के साथ सैन्य और रणनीतिक साझेदारी ने पिछले कुछ वर्षों में विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है और इसके पीछे कहीं न कहीं चीन एक बहुत बड़ा कारक है, जिसे कई वर्षों तक आशंकित रहने के बाद आखिरकार भारत और आसियान ने इस वर्ष की शुरुआत में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। हालांकि भारत और कई आसियान देश व्यक्तिगत रूप से नियमित आधार पर सैन्य अभ्यास करते रहे हैं। जैसे भारत सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स एक्सरसाइज करता है तो थाईलैंड के साथ मैत्री और वियतनाम के साथ एक्सविनबेक्स। लेकिन आसियान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के बढ़ते रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तेजी से बिगड़ती भू राजनीति के संदर्भ में ये साझेदारियां और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि ऐसे सैन्य अभ्यासों से भारत को क्या हासिल होता है।
तो देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सैन्य कूटनीति राष्ट्रों के राजनयिक हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रमुख जरिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैन्य अभ्यासों में भाग लेना सदस्य देशों के बीच उच्चतम स्तर के विश्वास और भरोसे का संकेत है। इसके जरिए सदस्य देश विश्वास बनाने और दूसरे देश पर विश्वास जताने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि विभिन्न मतभेदों के बीच भी भारत और चीन कभी ऐसे अभ्यास बंद नहीं करते। इसके और भी कई फायदे हैं, जैसे कि सैन्य अभ्यास एक देश को दूसरे देश के अभ्यास और प्रक्रियाओं को समझने, भाषा बाधाओं को दूर करने और उपकरण क्षमताओं से परिचित होने में सक्षम बनाते हैं। ये उन नई तकनीकों को समझने और उनसे परिचित होने की सुविधा भी प्रदान करते हैं जिनका उपयोग अन्य देश कर सकते हैं। इसके साथ ही ये एक दूसरे के सैन्य कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण देते हैं और ये प्रशिक्षण युद्ध या ऐसे अन्य अभियानों के समय संकट की स्थितियों में काम आते हैं, जैसे कि मानवीय सहायता, आपदा राहत अभियानों में इन प्रशिक्षणों की महती भूमिका होती है। वहीं जब राष्ट्र इन सैन्य अभ्यासों के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो नई भौगोलिक स्थिति में काम करने का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। जैसे सुनामी के दौरान जब कई देशों को मिलकर काम करना होता है तो इन अभ्यासों से प्राप्त पूर्व अनुभव बहुत काम आता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ रणनीतिक संकेत है। इसके द्वारा देश दूसरे देशों को संकेत भी देते हैं कि हमारे राजनयिक उद्देश्य एक जैसे हैं और इसलिए हम साथ हैं। इसके अलावा सैन्य अभ्यास सैनिकों और सेनाओं के बीच भाईचारे और सौहार्द को भी बढ़ावा देते हैं। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का संकेत भी है, जैसे इसके माध्यम से संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, विश्वास, भोजन की आदतें और जीवन शैली भी दूसरे देशों को दर्शाई जाती है। यही कारण है कि हालिया समय में भारत ने इन सैन्य अभ्यासों में वृद्धि की है और इसके जरिए से विभिन्न गुटों के बीच भी संतुलन बनाया है। चलिए अब चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। हालिया वर्षों में सैन्य अभ्यास किस तरह रणनीतिक हित साधने के साधन बने हैं, चर्चा कीजिए।